तो आप सब कैसे हैं? मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, आईबीसी कॉर्पोरेट लॉ एडवाइज़र, आप सबका अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट की मैंने सीरीज शुरू की हुई है। और मैंने लास्ट एक केस एक्सप्लेन किया था आर्सेलर मित्तल का, और उसी केस के से रिलेटेड मैं एक रेलिवेंट जजमेंट लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। वर्बल वे है जो मैं आपको बता चुकी हूँ केस को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि लिखा पढ़ा बहुत कुछ हम सब भूल जाते हैं, बट कोई हमें कुछ ब्रीफ दे देता है या बता देता है, वो चीज़ हमारे माइंड में हमेशा रहती है। तो बेसिकली यही है कि प्रोफेशनल्स को वो केस याद रहें इस वर्बल वे के थ्रू। और दूसरा मेरा मोटिव यही है कि जो फ्लैट बायर हैं या जिन्होंने लोन दे रखे हैं कंपनीज वगैरह को, तो उनको भी एक समझ आ जाए केस में ये हुआ था, इसके फैक्ट्स ये हैं और मेरे केस में भी ये हो सकता है। तो बेसिकली उनको भी एक बेनिफिट मिल जाए इस चीज़ का। तो मेरा ये जो वर्बल वे है वो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। तो शुरू करते हैं इस नए केस को। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है, एक नया, जो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर ऑफ एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। तो इसमें अपीलेंट है आपके कमिटी ऑफ क्रेडिटर है जो एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड की कमेटी है क्रेडिटर्स की, और ये सतीश कुमार गुप्ता जी हैं, वो इसमें रेस्पोंडेंट है एंड ये रेस्पोंडेंट्स हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, एक तो मैं पहले प्रीवियस एक केस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आर्सेलर मित्तल का। तो पहले तो आपको वो, अगर आप पढ़ लोगे, वो देख लोगे, उस केस को सुन लोगे एक बार, तो उससे कुछ ब्रीफ फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में ये आया है, क्योंकि वो केस पहले आया है उसका जजमेंट, और वो फिर उससे ही रिलेटेड है ये, और उसके बाद में ये 2019 में आया है ये वाला जजमेंट। तो हुआ क्या था, एक बार मैं ब्रीफ कर दूं आपको। ये जो कंपनी थी एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड, ये गई है सीआईआरपी में, और जो सीआईआरपी इनिशिएट की है वो एक एप्लीकेशन फाइल करी है सेक्शन 7 में, पिटीशन फाइल हुई है जो एसबीआई ने और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मिलके एक पिटीशन फाइल करी थी इस कंपनी के अगेंस्ट में। और ये कंपनी जब सीआईआरपी में चली गई तो मिस्टर सतीश कुमार गुप्ता जी इसमें आईआरपी अपॉइंट हो गए, और वो बाद में फिर कंफर्म हो गए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। मैं बता चुकी हूँ आईआरपी और आरपी ये सारा कुछ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, क्योंकि सेक्शन 7 में जब इनिशिएट होती है कोई भी पिटीशन तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा होती है, और पहले भी बता चुकी हूँ सेक्शन 9 में जो होती है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा होती है। तो ये जब कंपनी में, तो इसमें एक रेजोल्यूशन प्लान के लिए इनविटेशन दिया सतीश कुमार गुप्ता जी ने, और इसमें पाँच 5 आई थिंक रेजोल्यूशन प्लान इसमें सबमिट हुए। और इसमें जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किए गए थे वो, एक तो आर्सेलर मित्तल कंपनी थी जो आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने सबमिट किया था, और दूसरा सबमिट किया था न्यूमेटल लिमिटेड ने, और तीसरा करा था एक वेदांता करके कंपनी थी, उन्होंने भी एक क्लेम सबमिट किया था। तो इस टाइप से यहाँ पे क्लेम सबमिट हुए। तो जब ये क्लेम सबमिट हुए तो मतलब सॉरी, रेजोल्यूशन प्लान जो सबमिट हुए, तो इस रेजोल्यूशन प्लान को, जो मैं प्रीवियस जजमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें ये था कि आर्सेलर मित्तल और न्यूमेटल लिमिटेड जो दो कंपनी थी जिन्होंने काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन, काफ़ी अच्छा वो दिया था प्लान, तो इनका बट इस ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया था। वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आया था उसमें भी, कि ये इनएलिजिबल है, क्योंकि सेक्शन 29A है वो आईपीसी कोड में जो सेक्शन है वो एप्लीकेंट का, मतलब रेजोल्यूशन जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है रेजोल्यूशन प्लान के लिए प्लान, उसका वो क्राइटेरिया डिसाइड करती है वो सेक्शन। तो वो सेक्शन कहती है कि आपका अकाउंट भी एनपीए नहीं होने चाहिए, यानी प्रमोटर जो भी अप्लाई कर रहे हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, उनके खुद के अकाउंट एनपीए नहीं होने चाहिए। तो इनके वीडियोस थे आर्सेलर मित्तल के और ये न्यूमेटल के, तो वो इनको ये डायरेक्शन दी थी लास्ट जजमेंट में कि आप पहले वो अपने एनपीए अकाउंट क्लियर करिए, और वो अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करके दोबारा से अपना प्लान सबमिट करिए, और उसमें कुछ वीक्स का भी टाइम दिया था कि विद इन 6 वीक आपको ये सबमिट करना है ऐसे करके।
तो उसके बेसिस पे क्या किया, जो आर्सिलर मित्तल है इन्होंने तो अपने ड्यूज सारे क्लियर कर दिए, न्यूमेटल ने क्लियर नहीं किए अपने ड्यूज। तो आर्सिलर मित्तल ने फिर से रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया और ये हाईएस्ट बिडर थे, इसलिए इनका ही प्लान था। वो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसने 92.24% की वोटिंग से इनका ही प्लान एक्सेप्ट किया। जब इनका ये प्लान एक्सेप्ट हो गया, तो जब ये प्लान एक्सेप्ट हो गया इनका, तो फिर ये उसके बाद में एनसीएलटी गए, तो एनसीएलटी ने भी इनका जो प्लान था जो इन्होंने सबमिट किया था उसे अप्रूव कर दिया। और इसमें मैं आपको जैसे बताया मैंने कि जैसे वो जो लास्ट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसने क्या डायरेक्शन दी थी वो मैं आपको पढ़ के भी बता दे रही हूँ कि वन मोर अपॉर्चुनिटी ग्रांटेड टू द बोथ द आर्सिलर मित्तल एंड न्यूमेटल को दी गई थी टू पे ऑफ द एमपीएस ऑफ देयर रिलेटेड कॉर्पोरेट डेटर्स विद इन 2 वीक्स में ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फेलिंग विच द कॉर्पोरेट डेटर विल गो इनटू द लिक्विडेशन। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो ये जो वो लिक्विडेशन में चली जाएगी। और ऑन 18/10/2018 में जो आर्सिलर मित्तल थे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया आरपीजी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि दैट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर दैट इट हैड मेड द पेमेंट एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड दिस, हाउएवर न्यूमेटल डिड नॉट मेक एनी सच पेमेंट। जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इन्होंने तो पे कर दिया बट न्यूमेटल ने नहीं किया। तो इनने जो क्राइटेरिया दिया था वो फुलफिल कर दिया पर न्यूमेटल ने नहीं किया। तो और ये हाईएस्ट बिडर भी थे तो इनका ही प्लान एक्सेप्ट किया कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने, फाइनल किया और ये अप्रूव भी हो गया 92.24% मेजोरिटी से। उसके बाद इसे एनसीएलटी ने भी अप्रूव कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर कुछ सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ ऑपरेशनल क्रेडिटर सेटिस्फाइड नहीं है, कोई किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन एनसीएलटी में भी फाइल हुई इस प्लान के अगेंस्ट में। तो जब इस प्लान के अगेंस्ट में लोग गए तो अब एनसीएलटी ने जो ऊपर जजमेंट आया था, मतलब कि जो एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया था रिजोल्यूशन प्लान, एनसीएलटी ने कुछ और ही ऑर्डर दिए उस केस में। तो इन्होंने बोला कि जैसे कि पहला मैं बताऊं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, 200 पेजेस के हैं, इतना तो मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा वर्बली भी। तो एनसीएलटी ने क्या कहा कि एक तो ये कहा कि इन अ रिजोल्यूशन प्लान देयर कैन बी नो डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड द ऑपरेशनल क्रेडिटर। एनसीएलटी ने ये हेल्ड किया अपने जजमेंट में कि आप जो फाइनेंशियल क्रेडिटर को कुछ दे रहे हैं, क्योंकि जो जजमेंट आप पढ़ोगे मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसमें ये है कि जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर को इन्होंने बोला हम इतने करोड़ देंगे आपको, और उसमें हम आपका जो क्लेम है, जैसे क्लेम अमाउंट आपका अगर 100 रुपये का है तो हम उसमें से आपका 5% ही एडमिट करेंगे या हम 10% ही एडमिट करेंगे। इस टाइप से इन्होंने क्राइटेरिया कर करके बनाया था और उसके हिसाब से इन्होंने भेजा था उस प्लान को और जो अप्रूव हुआ था। पर लेकिन इन्होंने ये बोला एनसीएलटी के पास जब इतनी सारी पिटीशंस आई कि कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर सेटिस्फाइड नहीं है, कई ऑपरेशनल क्रेडिटर सेटिस्फाइड नहीं, तो इन्होंने ये बोला कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर इन द मैटर ऑफ द पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड देयरफॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर बी पेड 60.7% ऑफ देयर एडमिटेड क्लेम। तो ये बोला कि आपने जितने एडमिट किए हैं इनके क्लेम, उसका कम से कम 60.7% दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना फाइनेंशियल क्रेडिटर ने में ना ऑपरेशनल क्रेडिटर ने। उसके अलावा इन्होंने और भी डायरेक्शन दिए, जैसे जो सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट जिन्होंने होल्ड कर रखा है, जिनके पास है, ठीक है, और उनका जो एलोकेशन होगा वो कम से कम जो मोर देन 10 लाख है उनको भी 60.7% के हिसाब से मिलना चाहिए, एडमिटेड क्लेम के हिसाब से जो उनका एडमिटेड क्लेम है उसका 60.7% मिलना चाहिए। ऐसी ऑपरेशनल क्रेडिटर बाई डेफिनेशन हैव सेपरेट क्लास विद इन द themselves and can be classified into subclasses for the purpose of distribution
तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने जिन ग्राउंड्स पे बोला कि इसमें जो है आपको एक तो सेक्शन 53 नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 53 जो अप्लाई होती है वाटरफॉल मैकेनिज्म है बेसिकली, कि कैसे कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब कब किस किस को, तो वो नहीं लेनी चाहिए आपको, क्योंकि वो लिक्विडेशन के स्टेज पे एप्लीकेबल होगी। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने इस जजमेंट में बोली, और उसके हिसाब से इन्होंने जो भी रिजोल्यूशन प्लान सबमिट हुआ था उसको खारिज किया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब ये फेवर में नहीं आया और ये सब हुआ, तो अपील फाइल करी कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने, जो एसआर स्टील की कमिटी ऑफ क्रेडिटर थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एनसीएलटी जो इतने सारे जो चीज़ें बोल रही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को पावर नहीं है, हैज़ नॉट बीन एम्पावर टू डिसाइड द मैटर इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी मेड बिटवीन वन और मोर क्रेडिटर्स, ठीक है, उसको पावर नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने की, सेक्शन 53 एप्लीकेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बोली थी, उन चीज़ों को सेटिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला कि जो उन्होंने पावर, पहले तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उस पर है पूरी पावर है कि वो अपने हिसाब से रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करे, ठीक है। और इसमें क्या है, उसका कॉमर्शियल विजडम जो होता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक कॉमर्शियल विजडम टर्म्स यूज हुआ कि वो अप्लाई हो रहा है, मतलब कि वो अगर अपना वाइसफुली डिसीजन ले रही है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को पूरा राइट है कि वो अपने हिसाब से रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करे। और कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि सीओसी का जो डिसीजन है टू अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान मस्ट बी बेस्ड ऑन द कॉमर्शियल विजडम पे बेस्ड होना चाहिए। एंड कोर्ट, जैसे कि एनसीएलटी हुआ या एनसीएलटी हुआ, कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफियर विद इट अनलेस देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द आईबीसी, यानी कि आईबीसी का कोई प्रोविजन अगर वायलेट हो रहा है, जैसे सेक्शन 29 में फुलफिल नहीं हो रही, सेक्शन 30, सेक्शन 31 जो भी रेजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, अगर वो कहीं फुलफिल नहीं हो रहे हैं, वहाँ कहीं वायलेशन हो रहा है, तब वो इंटरफियर कर सकती है कोई भी कोर्ट या एनसीएलटी या एलटी। अदरवाइज अगर कॉमर्शियल विजडम के हिसाब से अगर डिसाइड किया है, कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है, तो सीओसी को पूरा राइट है उसको अप्रूव करने का, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो एक्नॉलेज द ड्यूटी ऑफ द सीओसी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। और इसमें यह भी डिसाइड किया कि जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी, मतलब उसको कोर्ट को ये भी एक्नॉलेज कर सकती है कोर्ट कि जो सीओसी है उसने अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी अच्छे तरीके से निभाई है कि नहीं निभाई है, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं भी मतलब इम्पैक्ट ना हो, और उन्हें एक फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिले। जो भी प्रोसीड्स, जो भी रिजोल्यूशन प्लान दे रहा है, चाहे वो 10 करोड़ दे रहा है, चाहे वो 100 करोड़ दे रहा है, जो बिडिंग डिसाइड हुई है उसके हिसाब से जो डिसाइड हो रहा है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एकदम फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं हुआ, however, it held that the COC is not required to ensure that equal treatment of all stakeholders, and it can be approve a resolution plan with discriminatory distribution in certain circumstances। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर को अगर 50% मिल रहा है उसके एडमिटेड क्लेम का, तो ये जरूरी नहीं है कि 50% ही एडमिटेड क्लेम का दूसरे, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी मिलेगा या किसी और को मिलेगा, तो ये जरूरी नहीं है। बस केवल ये ध्यान रखना है सीओसी को कि वो सबके हित में हो, सारे स्टेक होल्डर्स के हित में हो, और वो फेयर हो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट अगर वाटर फॉल मैकेनिज्म की बात आ रही है, सेक्शन 53 की बात आ रही है, तो वो उस हिसाब से ही उसी कैटेगरी वाइज ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बेसिकली मोटा मोटी हमें क्या समझ में आया कि मतलब जो कोर्ट है, जैसे एनसीएलटी ने इतना कुछ इंटरफियर किया कि आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आपने ये सेक्शन नहीं फॉलो करी है, या आपको ये राइट ही नहीं है सेक्शन 53 फॉलो करने का, तो उन सब चीज़ों को सेटिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि कॉमर्शियल विजडम ही मेन जो सीओसी की है
वो अप्लाई होगी और रिजोल्यूशन प्लान उसके बेसिस पे अप्रूव होगा और उसको राइट है कि वो डिसीजन ले सकती है सीओसी। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरा ये वर्बल वे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे केस आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।